नमस्कार, रणभूमि 2024 देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। देश भर में लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में मतदान लगातार जारी है। लगातार मतदान के आंकड़े बदल रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में अब तक 43.01% मतदान हुआ है। वर्धा में 45.95% मतदान हुआ है। अकोला में 42.69% मतदान हुआ है। बता दें कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से दूसरे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। इसी बीच अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के आपको आंकड़े बता रहे हैं, जहां अमरावती में 43.76% वोटिंग दर्ज की गई है। अकोला में 42.69% मतदान हुआ है। साथ ही ये लगातार आंकड़े बदलते जा रहे हैं। बुल्ढाना में 41.66% मतदान हुआ है। अमरावती में 43.76% मतदान हुआ है। और साथ ही इसके अलावा हिंगोली में 40.50% मतदान किया गया है। नांदेड़ में 42.42% वोटिंग दर्ज की गई है। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े हैं। और इसके अलावा परवानी में 44.49% मतदान हुआ है। यवतमाल वासिम 42.55% मतदान हुआ है। लगातार वोटिंग जारी है और आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र में भी लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 8 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। सुबह से ही वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान किए जाएंगे। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में जो अब तक के आंकड़े हैं वो 43.01% मतदान हो चुका है। तो महाराष्ट्र में भी इससे पहले लगातार सियासत गरमाई नजर आई। और जब से ही लोकसभा चुनाव का ऐलान किया गया था, सीट शेयरिंग को लेकर विपक्ष में भी तमाम गहमा गहमी देखने को मिली। साथ ही एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर कई दांव पेच फंसते नजर आए थे। लेकिन अब ये तय हो गया है और अब तमाम तरीके से सभी दल लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। और दूसरा चरण काफी महत्वपूर्ण, जहां 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव का दौर देखने को मिल रहा है। और दूसरा फेज ये देखने को मिल रहा है जहां पर 8 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। नांदेड़ में 42.42% मतदान हुआ है। और अब तक के जो आंकड़े हैं, महाराष्ट्र में 43% से ज्यादा मतदान दोपहर 3 बजे तक हो चुका है। तो लगातार मतदान जारी है और आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर क्या कुछ आगे तस्वीर नजर आएगी। तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से युवा मोर्चा महामंत्री समीर लोखंडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही शिवसेना शिंदे गुट से नेता चिंटू शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपको चिंटू जी। और साथ ही कांग्रेस से पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। समीर लोखंडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से 400 पार का दावा इस बार एनडीए के नेतृत्व में किया जा रहा है, महाराष्ट्र में एनडीए के नेतृत्व में 48 में से कितनी सीटें आपके पास आ रही हैं? और जिन 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, क्या कुछ इस मतदान के आंकड़ों को लेकर आप कहेंगे? हो रहा है। रही बात 48 सीटों की तो ना है, महाराष्ट्र में 45 पार, तो हम उस 45 पार की लक्ष्य की ओर हम कदम कर चुके हैं। 2 चरण हो चुके हैं। और जो हम ये 45 पार का जो हमारा आंकड़ा है वो बिल्कुल कहते हैं कि हम बिल्कुल वो पार कर लेंगे। बिल्कुल। लेकिन समीर लोखंडे जी, कैसे इसका आधार आप क्या बताएंगे? क्योंकि जो उद्धव गुट शिवसेना है या फिर जो शरद पवार की एनसीपी है, तमाम दावे वो कर रहे हैं कि जनता समझ चुकी है जिस तरीके से उनकी पार्टी को तोड़ा गया। अब जनता से उनका कनेक्शन बैठ गया है। जनता से मुद्दे वो अपने समझा चुके हैं। और अब एनडीए की सोच का, विचारधारा का जनता जवाब देगी। ऐसी बातें तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं। नहीं, किसी की पार्टी को बिल्कुल जनाधार जो था पहले भी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की आघाड़ी को ही था। जिन्होंने गद्दारी की उनको इन्हीं के श्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने अच्छा पाठ पढ़ाते हुए कि अगर आप हिंदुत्व की विचारधारा के साथ गद्दार और उनके जनाधार के साथ गद्दारी करोगे तो हमारा यही कदम है। बस वापस आकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ में उन्होंने सत्ता में शामिल हुए हैं। और अजित दादा पवार की जो बात है, राष्ट्रवादी की जो बात है, तो वो तो
ठीक है समीर जी, कुछ तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज यहाँ प्रॉपर नहीं आ पा रही है, मैं चाहूंगा उसे दुरुस्त किया जाए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और चिंटू शेख साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके से तमाम तरीके से आरोप, चाहे आपकी शिवसेना हो और इसके अलावा जो उद्धव गुट की शिवसेना है, कई आरोप लगाए गए और कहा गया कि बीजेपी ने पार्टियां तोड़ने की कोशिश की है, आप इनके बहकावे में आए। तो क्या कुछ फिलहाल जो स्थिति इन 8 सीटों पर आप देख रहे हैं, कितना दावा आपका रहेगा, क्या कुछ प्रतिक्रिया इन 8 सीटों के अब तक के मतदान को लेकर आपकी? बचा क्या है? उद्धव ठाकरे जी के पास सिर्फ आरोप लगाने के लिए, टॉन्ट मारने के लिए, अनुमान करने के लिए उनके पास बचा ही क्या है? आज के दौर में महायुति की, हमारी भाजपा की, रिपब्लिक पार्टी की, अजीत दादा की राष्ट्रवादी पार्टी, साथ में मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ताकत मैंने आज देखी है। आपने समीर जी से सवाल पूछा कि आप 48 में से कितनी सीट पाओगे, उन्होंने बोला 45। आज हमारे मित्र पक्ष है, आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैंने आज सुबह का, मैं मुंबई से हूँ, मुंबई मैंने मीर कोटेचा का फॉर्म भरने के लिए लोगों का भीड़ देखा, एक सैलाब देखा। मैं बोल रहा हूँ 48 से 48 सीटें ये हमें महायुति को मिल रही है। इनको आरोप लगाने दीजिए, आरोप लगाएंगे। 2014 में लगाए, 2019 में लगाए, 2024 में लगाए। आरोप लगाने वालों का खुद के पास अगर देखेंगे तो 2.5 दिन के मुख्यमंत्री, ये फेसबुक लाइव वाले 2.5 दिन की सरकार, 2.5 दिन के लिए लोग गए, ये 2.5 साल में 2.5 दिन के लिए गए। तो इनको सरकार इस बार के चुनाव में जनता दिखा देगी कि 400 पार नहीं, मैं तो बोलता हूँ 450, 450 पार भी मोदी जी चले जाएंगे। क्योंकि एकनाथ शिंदे जी का काम, अजीत दादा पवार जी का काम, साथ में रिपब्लिक पार्टी और सब जनाधार जो जनता है, खुद उबाटा ग्रुप के, उद्धव ठाकरे के ग्रुप के लोग मैंने आज देखा जब पर्चा भरने जा रहे थे रैली में। आज उनके लोग मैंने देखा। मैं काफी दिनों से 2014 इलेक्शन नजदीक से देखा हूँ, 2019 का इलेक्शन नजदीक से देखा हूँ। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो नाराज होके हमारे साथ पर्चा भरने आ रहे थे। हमने खुद अपने आंख से देखा। और अभी थोड़े समय पहले हमने देखा कि एक सैलाब आ गया था, विक्रोली चुनाव आयोग के दफ्तर में एक सैलाब आ गया था। बीजेपी महायुति का, शिवसेना महायुति का सैलाब आ गया था। इस सैलाब में 45 के 48 सीट पार हम होंगे, हमें विश्वास है। निश्चित तौर पर देखिए, आपका कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहा है और जिस भरोसे के साथ आप ये बातें कह रहे हैं, निश्चित तौर पर हम 4 जून का इंतजार करेंगे और देखेंगे क्या कुछ परिणाम होगा। भरोसे से, हाँ जी बिल्कुल, हमारे काम पे, हमारे नेताओं के काम पे हमें भरोसा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। फेसबुक लाइव वाले नेता नहीं है, हम जनता के बीच में जाके काम करने वाले नेता। निश्चित तौर पर देखेंगे, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और पवन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से दावे यहां पर शिवसेना शिंदे गुट के हैं और जिस तरीके से दावे तमाम चर्चा की जा रही है और तमाम आरोप आप जो लगाते आए, इन पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है। कांग्रेस क्या दावा करेगी, क्या कुछ आपके पास दावे में कितनी सीटें 48 में से आप लेकर आएंगे? और जो वो कह रहे हैं कि 45 प्लस यहां पर एनडीए के नेतृत्व में तमाम जो दल हैं वो लेकर आएंगे, कांग्रेस का गठबंधन का इंडी गठबंधन यहां पर विपक्षी तौर पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ आपका दावा रहेगा? इंडिया अलायंस के जितने सहयोगी पार्टी है उनमें एक जोश, एक उत्साह है। इस बार की लड़ाई धन के विरोध में जनशक्ति की लड़ाई है। जो हमारे ये शिंदे के भाई साहब यहाँ पर प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि जन सैलाब आता है, तो धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति का लड़ाई। पवन जी, आपने उत्साह का जिक्र किया, सीट शेयरिंग में भी उत्साह दिखाई दिया था, काफी दाव पे फंस गए थे। एकदम ओके, पूरा महाराष्ट्र जानता है। एक आपको एक और बात बता दूं, जिस तरीके बातें ये लोग कर रहे हैं कि भाई ये पूरे यहाँ पे 45 पार करेंगे महाराष्ट्र में, इनको शायद ईवीएम के ऊपर विश्वास ज्यादा है, जनता का तो इनको कुछ लेना देना है नहीं। दूसरी बात है, आप जीतोगे तो ईवीएम नहीं, आप जीतोगे तो जनता का आपको मतदान, और हम जीतेंगे तो ईवीएम। वाह रे वाह, कर्नाटक में आपने पवन जी ईवीएम पर आप सवाल उठा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और तमाम तरीके से कहा कि जो आप शंकाओं के आधार पर फैसला नहीं ले सकते। कांग्रेस ने ईवीएम इस देश में लाया, कर्नाटक में आपने भी किया था ईवीएम। जहाँ जहाँ आप जीतते हो वहाँ आप ईवीएम का साथ देते हो। अगर राहुल गांधी जीतेंगे तो ये इंडिया आघाड़ी, और हम जीतेंगे तो हम ईवीएम। सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता आपके पक्ष में थे। कलमाड़ी जी कौन से आघाड़ी के रैली में इतना जोश है भगोड़ों की, और आप किस आधार पर जनाधार की बात कर जनाधार? ठीक है, एक एक कर आते हैं। देखिए पवन जी, जिस तरीके से वो कह रहे हैं और तमाम आपने आरोप लगाते हैं ईवीएम को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और प्रधानमंत्री मोदी ने सभा में कहा कि जो भी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा उन पर मारा है।
हेलो, सही बात है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम स्वीकार नहीं होगा अब। जी पवन जी, जिस तरीके की राजनीतिक समीकरण महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, एक उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर है। पब्लिक इस अगाड़ी के ऊपर बहुत नाराज है और महाविकास अगाड़ी के साथ में है पब्लिक, क्योंकि जनता ये बताएंगी, इन्होंने अभी तक इलेक्शन फेस नहीं किया था। ये पहला इलेक्शन जिसके अंदर जिस तरीके की घटनाएं हुई, लीडर्स जिस तरीके के जो कुछ चीजों के वजह से गए, पब्लिक ये चीजों को जानती है और पब्लिक इसका जवाब इस चुनाव के अंदर देगी। आने वाले डेज में आपको पता चल जाएगा। मैं बोलना चाह रहा था, इन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। अगर सिर्फ इनकी महाअगाड़ी की बात करें तो ये लोग बात करते हैं करोड़ों की, दुकान लगाते हैं पकौड़ों की और साथ लेते हैं हमारे पास से गए हुए भगोड़ों का। हाँ ठीक है, देखिए मैंने आपसे सवाल किया था 48 सीटों से कितनी सीटें आप ला रहे हैं। चलिए कांग्रेस 17 पर लड़ रही है, तो कांग्रेस 17 में से कितनी लेकर आएगी, क्योंकि अभी तक को वो जमीनी अदालत में नजर नहीं आया है। 17 शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ 21 पे लड़ रहा है और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है वो 10 सीटों पर लड़ रही है। आपको बताता हूं कि सब तरफ से बहुत के सामने, क्योंकि मेरा आज यहां से कोई भी कमेंट करना गलत रहेगा, लेकिन पब्लिक का जिस तरीके का रुझान दिखकर आ रहा है, निश्चित रूप से देखिए आप जिस तरीके से बातें कह रहे हैं, लेकिन जो चिंटू शेख साहब कह रहे हैं, जो समीर लोखंडे जी कह रहे हैं, वो तो आश्वस्त है कि 45+ को लेकर आ रहे हैं, तो उनका दावा तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा है, पब्लिक पे इनको भरोसा नहीं है और पब्लिक से लेना देना भी नहीं है। हमें काम करते हमें पब्लिक का लेना देना नहीं है। आप पूरा डेटा चेक कर लीजिए, आप पूरा डेटा लीजिए। आप जिसके ऊपर पवन जी, आप जिसके ऊपर किसकी योजनाओं की वजह से जान के ऊपर आप खेल रहे हो, आप उद्धव ठाकरे जी के जान के ऊपर खेल रहे हो, आप उनके ऊपर बोल रहे हो। आपकी वर्षा ताई तो खुद नाराज है, वर्षा गायकवाड़ जी खुद नाराज है, वो खुद दूसरी जगह से जाके खड़ी हुई, तो आप उत्साह की बात क्या कर रहे हो। आपका ऐसे हो गया है, जहां लूट पड़ी वहां टूट पड़े, जहां लूट पड़ी वहां टूट पड़ी और डंडा जहां पड़ा वो दौड़ पड़े। ये कांग्रेस का हाल हुआ है। आज देश की इतनी बड़ी पार्टी आप बोलते हो और आप आज उद्धव ठाकरे जी को सरेंडर हो रहे हो। आपका काम क्या, आप काम बताइए। आप धारावी पैटर्न के ऊपर राहुल शेवाई जी के वार्ड के यहाँ अनिल देसाई जी को खड़ा किए हो महाविकास आघाड़ी से, काम बताइए। आप काम बताइए। ठीक है, मैं समीर जी पर आऊंगा उससे पहले। ठीक है, समीर जी पर आऊंगा उससे पहले। देखिए आप बोलोगे। हाँ देखिए, कांग्रेस आपसे क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा पवन जी। और जिस तरीके से तमाम आप आरोप लगाते आए हैं और जिस तरीके से आप इससे पहले शिवसेना पर आरोप लगाते थे, तमाम तरीके से एनसी पर हमला पर होते थे, लेकिन अब जिस तरीके से आप उनके साथ है, तो ये दावे कहीं ना कहीं जनता इनको भी तो समझेगी और इनको चुनौती लेकर जनता जमीन पर इनकी भी चुनौती देखने को मिलेगी आपको, पवन जी। देखिए, जनता इस बार बहुत ताकत के साथ में जवाब देंगी, क्योंकि कारण ऐसा था कि जिस तरीके की फोड़ने की राजनीति की गई, जिस तरीके से पार्टी के चुने हुए जीते हुए लीडर्स को फोड़ा गया, कुछ छुपा हुआ नहीं है। और पहली बार जनता को मौका मिल रहा है 2024 की लोकसभा में कि इस चीज का जवाब दे। दूध और पानी का पानी आने वाले रिजल्ट्स के दिन में आपको दिख जाएगा। ठीक है। देखिए, एक महत्वपूर्ण चर्चा भी, हम चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। समीर जी आपके पास आ रहा हूं। और देखिए, जिस तरीके से फिलहाल जो हम बयानबाजी का दौर देख रहे हैं, कांग्रेस का कहना है देश भर में और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी ने पहले फेज की वोटिंग देख ली है, कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धर्म पर आ गए हैं और लगातार कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो को लेकर तमाम बयान दिए हैं। आज कांग्रेस के कई बयानों में देखने को मिला कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है, साफ तौर पर कर दिया है कि नरेंद्र मोदी नफरती भाषण फैला रहे हैं, ऐसी बातें कांग्रेस और विपक्षी दल करते नजर आ रहे हैं। समीर लोखंडे जी। तो 2000 कहते हैं, आज की कोई बात नहीं है। ये तो 2002 में कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ये कम्युनल है, भारतीय जनता पार्टी ये कम्युनल राजकारण करती है, बात नहीं है। लेकिन इन्होंने एक चीज समझने चाहिए, लोगों का जो लोग की जन भावना के साथ में इतने साल जो खेल किया है, तो इनको आने वाले 10-20 सिखाते रहेगी। और इन्हें जब तक आप सेवा आओगे, आप जब तक जनता की सेवा नहीं करोगे, तब तक आपको लोग सबसे दूरी रखने वाली है। ये कांग्रेस ने बात सीख लेना चाहिए। निश्चित रूप से क्विक रिएक्शन पवन जी आपका, उसके बाद मैं चिंटू शेख साहब के पास जाऊंगा। जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि कांग्रेस ने जितना काम किया, आप
प्राइवेटाइजेशन करके बेच बेच के थक रहे हैं, तो भी अभी बहुत सारी चीज बाकी है। आप देख लीजिए, रेल आपने बेच दी, घेर आपने बेच दिया, आपने तो तेल महंगे में बेच दिया, महंगाई गैस सिर्फ 25 रुपए से बढ़ा था तो सम्माननीय स्मृति ईरानी जी रास्ते पे उतरी थी। आज के डेट में वो गैस 12 रुपए, आम व्यक्ति त्राहिमाम कर रहा है, और फिर भी आप कर रहे। आपने तो जीएसटी को बढ़ा। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र के अंदर आयुष्मान भारत नाम की स्कीम भारतीय जनता पार्टी ने लाई, पूरे महाराष्ट्र में एक लाभार्थी नहीं है। आज भी आप देख लीजिए, रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, चेक कर, सिंगल लाभार्थी नहीं है। इस तरीके के झूठा बोला, रेटता हुआ बोला, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे बोला, किसके खाते में डाला? आखिरी में कह दिया कि जुमला है। पब्लिक को दिशा भूल करने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी टीम कर रहे हैं, और लोगों को तकलीफ में लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस ने डेवलपमेंट की राजनीति की है, चाहे ईवीएम का घोटाला देखिए, ईवीएम बॉन्ड्स का घोटाला देखिए, देश के अंदर का सबसे बड़ा प्रॉफिट वाला जो बिजनेस था भारतीय रेल, उसको अदानी जी को दे दिया गया। कितनी ज्यादा ताकत के साथ में अदानी। ठीक है, लेकिन पवन जी, जनता आपकी बात क्यों नहीं सुन पा रही है? क्यों जब परिणाम आते हैं, लोकसभा चुनाव हो, अन्य राज्यों में आपकी सरकार हो, क्यों आप लगातार, आपको जो जीत का ग्राफ है वो नीचे गिरता जा रहा है? हेलो जी बिल्कुल, क्यों आपका जो जीतने का ग्राफ है वो नीचे गिरता जा रहा है तमाम राज्यों के जो परिणाम सामने आए हाल ही में? देखिए, आपको बताता हूं, जिस तरीके का झूठ बोला गया, जिस तरीके का आश्वासन दिया गया नरेंद्र भाई मोदी ने, आप देख लीजिए, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। बेरोजगारी सामने आ गई। अरे 80 करोड़ लोगों को आप राशन फ्री में देने की बात कर रहे हो, जबकि कांग्रेस के 40 ज्यादा लोगों को स्वयं रोजगार दिया गया है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो चुके हैं। आप डेटा की बात मत करिए, आपके पास अगर उचित डेटा होगा तो आप उसे प्रॉपर तरह से। ठीक है, देखिए, महंगाई बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। समीर जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन शेख साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। शिवसेना की हाँ जी बिल्कुल शेख साहब, मेरा सवाल ये भी है कि जो कांग्रेस और तमाम दलों के आरोप आप पर रहते हैं, विपक्षी दलों के, कि प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी ने की, जिसके चलते कई घोटालों के खुलासे करने के दावे प्रधानमंत्री मोदी ने भरी सभा में करे थे। उसके बाद से ही तमाम जो आप सहयोगी दल अब बीजेपी के हो गए हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स के चक्कर में आए हैं, और कहीं ना कहीं अपना नफा नुकसान देखने के चलते ही आपने बीजेपी एनडीए को ज्वाइन किया है। ऐसे तमाम आरोप जो विपक्षी दल है वो लगाते आए हैं। देखिए, इनके पास ये लोग हो गए हैं पैदल, इनको बैसाखी की जरूरत है। हाँ। इसलिए कांग्रेस कभी उबाटा के पास, उद्धव ठाकरे के पास, कभी शरद पवार के पास, राहुल गांधी जी को पैदल चलने के सिवाय दूसरा कुछ काम बचा नहीं। और मेरे प्रवक्ता कांग्रेस के, उनको मैं मालूमात दे दूं कि आज हमने शिवसेना एकनाथ जी शिंदे साहब की तरफ से पूरे शाखा में, पूरे इलाकों में सिलाई मशीन, हमने घर घंटी बांट के स्वयं रोजगार का जो काम होता है वो हमने इलाकों में पूरे महाराष्ट्र में शुरू किया है। और उन्होंने बोला कि लाभार्थी मैं खुद दिखाना चाहूंगा, लाभार्थी अगले प्रोग्राम को इनको आप जरूर दावत दीजिए, इनको बुलाइए, मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ आऊंगा, एविडेंस के साथ आऊंगा, कितने लाभार्थी है वो लाभार्थी इनको दिखाऊंगा। आज लेकिन शेख साहब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस विकास की राजनीति करती है, डेवलपमेंट की राजनीति करती है, आप धर्म को लेकर आते हैं, और आप जीत क्यों नहीं पाते? मैं इनको सलाह करूंगा, जो जीता वो सिकंदर, तुम जीत के दिखाओ। ये जीत क्यों नहीं पाते? ये लोग जनता के दिल में है, जनता इनके साथ है। शेख साहब वो कह रहे हैं आप झूठ फैलाते हैं इसलिए नहीं जीत पाते हो। शक्ति विरुद्ध अरे 2014 से लगातार 10 साल तो आपके पास थी, 2004 से 2014 सरकार आपके पास थी, गुजरात में दंगे हुए, बाकी सब हुआ, तभी लोगों ने क्यों बीजेपी को चुन के दिया? हम 2019 की, आज 2024 की बात कर रहे हैं, 2014 की बात कर रहे हैं, मगर 2004 से लेकर 2014 तक आप थे, तो आपने क्या किया? ठीक है, देखिए बिल्कुल पवन जी, देखिए जो सवाल कहें कि शेख साहब कह रहे हैं, लेकिन वो सवाल तो वाकई में जायज भी है। अल्टीमेटली जो लोकतंत्र में मायने रखता है वो जीत मायने रखती है। क्या वजह है कि आप परिणाम में वो आपके जो दावे नजर नहीं आते हैं? क्यों जनता आपको नकार रही है? क्यों नहीं आ जाए? विनिंग फॉर्मूला क्यों नहीं है आपके पास? आप ये बताइए, विनिंग फॉर्मूला क्यों नहीं है आपके पास? और इस बार आप कितना पार करेंगे ये बताइए। जी पवन जी, बड़े तीखे सवाल है, और जरूर इनका जवाब करेगी। कॉन्फिडेंस खुद में होना चाहिए। जब हम काम करते, हमारा नेता काम करता है, तो जनता का प्यार हमसे, जनता का मन हम जीत पाते हैं। जी पवन जी, कहाँ है विनिंग फॉर्मूला, कहाँ है आपका? जी
विनिंग फॉर्मूला कहां पर है? क्योंकि वाकई में लोकतंत्र में अगर जो भी चर्चा हो, जो भी आप नहीं, दावे winning कर लें, formula है जनता नहीं। का समर्थन winning अगर आपको formula है मिलता है तभी आपके दावे स्वीकारे जाएंगे। जनता तो आपको नकारती नजर आ रही है, जितने भी अभी तक के राज्यों में परिणाम देखने को मिले हैं, या फिर जिस तरीके से लोकसभा में स्थिति बन रही है, या जो 2019 के मुकाबले आंकड़े रहे थे, तो वहां तो आपके कम से कम जो दावे हैं वो जमीन पर तब्दील नहीं हो पाए। देखिए, जिस तरीके के दावे भारतीय जनता पार्टी ने देश में किए थे, पब्लिक उसको अभी पहचान चुकी है। आप नोटबंदी का मुद्दा लीजिए, आप इन्फ्लेशन का मुद्दा लीजिए, आप जिस तरीके के बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, त्राहिमाम मची हुई है, त्राहिमाम है पूरे देश में। इस वक्त इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस ने किसानों के बारे में ये कभी बात नहीं करते। किसानों को जिस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई है, ये क्यों ऊपर कभी बात नहीं करते। हर किसान है, और ये किसान अनाज धान्य आता है, वो किसान रो रहा है, तड़प रहा है, उनको साथ नहीं दी जा रही है। ये सारी चीजें इस बार के इलेक्शन में पब्लिक ठीक है समीर लोखंडे जी, आपके पास आऊंगा। और जो आरोप लगा रहे हैं पवन जी, उन्होंने इससे पहले महंगाई का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी को लेकर आपसे सवाल किया था, आप पर मैं अब लौट रहा हूं। और जिस तरीके से किसानों का जिक्र वो कर रहे हैं, तो ये तीन मुद्दे काफी महत्वपूर्ण है। महंगाई का जिक्र लगातार कांग्रेस कर रही है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है, और अब किसानों का जिक्र भी उन्होंने किया है। इस पर क्या जवाब बीजेपी का है और केंद्र सरकार का है? देखिए, मैं महंगाई के दर पर अगर बात करना चाहता हूं तो आपको कह दूंगा, अगर आप यदि कोई फ्लैट 10 साल पहले अगर आपने लिया है 4 लाख, तो आज आप क्या वो 3 लाख में बेचोगे क्या? आज तो वो आप 1 लाख 14 लाख। उसी तरह होता है महंगाई की दर का। अब जो महंगाई की दर है, वो दर जो ग्रोथ है वो सबसे कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। ये जो दर की जो ग्रोथ है से कम है, और पर कैपिटा इनकम जो हर एक नागरिक का है वो बढ़ गया है। इसलिए महंगाई की दर बढ़ चुकी, पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा होने की वजह से महंगाई की मार सामान्य जनता पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आऊंगा आपके पास। एक चीज कांग्रेस को समझनी चाहिए। और एक और बात, अब रही बात बेरोजगार की, मुझे मैं आप पर लौट रहा हूं पवन जी, पहले समीर जी कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आप पर आ रहा हूं। समीर जी, और रही बात बेरोजगारी के आरोप की, तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि सबसे बड़े अगर बेरोजगारी कहीं देखी गई है तो वो तो कांग्रेस पार्टी में ही देखी गई है। पहली बात, ये तो सत्ता से बाहर हो गए तो सबसे बेरोजगार तो यही हो गए। 2014 से बेरोजगारी की ही बातें कर रहे हैं, लेकिन भारत देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मेक इन इंडिया, ये इनके जैसे और कितने अनेक, अगर आप देखा जाए, छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, भारत बाहर देशों का देश में होने वाला इन्वेस्टमेंट और स्थानिक युवाओं को मिलने वाला रोजगार और उद्योग करने के लिए मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज, इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। ये चीज शायद इन्हें स्वीकार नहीं है। ठीक है पवन जी, मुझे लगता है जो जवाब दिए हैं उससे आपको तमाम जो आपके सवाल थे उनका प्रतिक्रिया आपको मिल गई होगी। एक ही बात इनसे पूछना चाहता हूं, कोविड के पहले जितने पाइप्स थे, मैं सिर्फ पॉलीमर की बात कर रहा हूं, इसको ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट करने की पूरी ताकत अंबानी ग्रुप को दी गई है। और जो पाइपलाइन के लिए किसान को 5 लाख रुपए लगते थे, अब उसी पाइपलाइन के लिए उसको 15 लाख रुपए लगते हैं। पाइप वही, डिस्टेंस उतना ही, लेकिन इन्फ्लेशन इन्होंने 3 गुना ज्यादा से बढ़ाया। ठीक है, समय की कमी है। शेख साहब, एक आखिरी क्विक रिएक्शन आपका, और कम शब्दों में चाहूंगा आप प्रतिक्रिया दें। देखिए, मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि जून 4 तारीख के नतीजों को, जिस दिन चुनाव का नतीजा है, दूध का दूध पानी का पानी रह जाएगा। ये आरोप लगाते रहेंगे और हम काम करते रहेंगे। हमें एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष चाहिए, हमें एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष चाहिए, और हम चाहते हैं कि ये आरोप लगाइए, उससे हम लोग और तगड़े बनेंगे और काम करेंगे। ठीक है, देखिए 4 जून पर देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल समीर जी, बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और शेख साहब आपको भी बहुत शुभकामनाएं, पवन जी आपको भी बहुत शुभकामनाएं। जो भी रिजल्ट आएंगे, जो भी आपके दावे हैं जमीन पर कितने नजर आएंगे। ठीक है, बिल्कुल समय हमारे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम चर्चाओं का दौर आगे भी हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। दोपहर 3 बजे तक 43% मतदान हो चुका है, और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग सीटों से जो आंकड़े भी निकलकर सामने आए हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा प्रदेश की 48 सीटों में से क्या कुछ आगे तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल दूसरे फेज में 8 सीटों पर मतदान चल रहा है। शाम 6 बजे तक वोट प्रतिशत देखना महत्वपूर्ण होगा, क्या कुछ नजर आएगा।
फिलहाल के लिए इतना ही और देश प्रदेश की और भी खबरों के साथ ही लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर स्वदेश न्यूज पर मेगा कवरेज जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।